हेलो एस्पायरेंट्स, 23 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली है, एज वेस्ट गोज आउट अ डाइंग रिवर रिटर्न्स टू लाइफ। तो ये कुतम्पेरू रिवर है केरला में, उसके बारे में इसका क्लीनिंग, इसके थोड़े स्ट्रेच का क्लीनिंग किया गया। तो ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये मेन रिवर जो है पंपा अचेनकोविल रिवर्स जो है उनकी ट्रिब्यूटरी, ये भी केरला में रिवर्स है। पंपा और अचेनकोविल रिवर्स इसलिए भी न्यूज में होती है क्योंकि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने इसको पहले 2 दिन पहले भी डिस्कस किया है। पंपा अचेनकोविल वाइपर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये 2 रिवर्स केरला में है। इनको इनको माना जाता है कि इनमें ओवरफ्लोइंग होता है, रिवर ओवरफ्लो होती है, एक्सेस वाटर है, तो ये डाइवर्ट किया जाएगा। रिवर इंटरलिंकिंग मतलब जहाँ एक्सेस है वहाँ डेफिशिएंट रिवर्स में इनको डाइवर्ट किया जाए, तो इनका डाइवर्ट किया जाएगा वाइपर रिवर में, जो तमिलनाडु में है, जहाँ पे ये इरिगेशन के लिए फैसिलिटेट करेंगे। तो ये उसके तो एक पंपाचन कोविल इम्पोर्टेंट है। और ये जो कुतम्पेरू रिवर इनकी ट्रिब्यूटरी है, इधर क्लीनिंग किया गया बाय अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये जो स्कीम है MGNREG है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इसके लिए फिर वेजेस पे किए जाते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है और इसके अंदर कोई भी फैसिलिटीज के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए काम किया जाता है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि रिवर क्लीनिंग इसके अंदर किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिक पॉइंट है इसकी, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंडिंग मेजरली प्रॉब्लम होता है रिवर क्लीनिंग के लिए। तो ये फंडिंग इसके थ्रू यहाँ पे आया। तो ये 72 लाख स्पेंड किया था इस प्रोजेक्ट पे और ये क्लीनिंग किया गया, जिसकी वजह से काफी सारे बेनिफिट्स हो गए। क्योंकि जैसे ये पंपा अचेनकोविल रिवर्स ओवरफ्लो करती है, तो जब ये ओवरफ्लो करेगी तब ये अगर कुतम्पेरू रिवर क्लीन होगी तो इसमें वाटर डाइवर्ट होगा, तो फ्लडिंग भी प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आरक्तु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे टेम्पल्स के आइडल्स जो है केरला में, मूर्तियों को यहाँ पे बांध दिया जाता है, निलाया जाता है। तो ये आरक्तु फेस्टिवल जो है, ये इवन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, जो तिरुवनंतपुरम में, जो भी हमने अभी 2 दिन पहले ये भी डिस्कस किया है। तो वही है, तो इसीलिए भी आरक्तु फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। कल्चर पार्ट भी आ गया, रिवर क्लीनिंग पार्ट भी आ गया, यूनिक वे ऑफ क्लीनिंग और इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिंक्ड भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर ये क्लीनिंग होता है तो यहाँ फ्रेश वाटर फिश ग्रोथ भी होती है, जिसकी वजह से फिशरमैन को भी ये बेनिफिट होगा। और ये आरक्तु फेस्टिवल साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, न्यू एवेन्यू फॉर प्रिजनर्स टू गेट लीगल एड। तो ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है जो एस्टेब्लिश की गई है कि जो प्रिजनर्स है, अंडर ट्रायल से, प्रिजन इनमेट्स है, इनको सुप्रीम कोर्ट भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो लीगल एड होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके भी केसेस यहाँ सुने जाए। तो यहाँ पे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इनॉग्रेट किया गया। तो जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, प्रोसीजरल बैरियर्स है, जिसकी वजह से सब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को ऑल ओवर द कंट्री फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये पॉसिबल होगी। तो यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट भी आता है, यूजिंग इन जुडिशियरी। अगला न्यूज आइटम है, ब्रीदर फॉर अनट्रेन्ड टीचर्स। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है, इसका पूरा नाम है, जो RTE कहते हैं शॉर्ट में, तो वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया इसमें। तो ये अमेंडमेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, क्लियर किया है। अब ये लोकसभा के पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। तो ये जो है अमेंडमेंट, इसमें ये है कि जो टीचर्स के लिए मिनिमम ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस चाहिए थे, वो RTE एक्ट जो 2009 का था, ये 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ। तो 5 साल में उनको ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस लेने थे, जो RTE मैंडेट करता है। तो यह सेक्शन 23(2) जो है, इसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस उनको 31 मार्च 2015 तक का टाइम फ्रेम दिया गया था। पर अब ये अमेंडमेंट किया गया है कि ये टाइम फ्रेम को एक्सटेंड किया जाए, डेडलाइन को, ये 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर कर सकते हैं। और RTE एक्ट का जो मेन प्रोविजन है वो यही है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये राइट दिया गया, राइट टू एजुकेशन। अभी आर्टिकल 21 कैपिटल A जो है वो राइट टू एजुकेशन है, और एक्ट भी बनाया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी अमेंडमेंट प्रपोज किया। फिर अगला न्यूज आइटम है, लॉ कमिंग टू एनफोर्स डैम सेफ्टी रेगुलेशंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ प्रपोज कर रही है, वो सोच रही बनाने का, एक बिल प्रपोज किया जाएगा, डैम सेफ्टी बिल। तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएगी जिससे ये ध्यान रखा जा सके कि डैम सेफ्टी रहे और उसको इम्प्रूव की जाए।
तो अभी इंडिया में जो डैम्स है, काफी सारे डैम्स बहुत पुराने हैं, 50 इयर्स ओल्ड भी है। तो ये सारे डैम्स की सेफ्टी रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि काफी इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं जिनमें हमको ये सामने आता है कि डैम रेगुलेशन जरूरी है। तो इंडिया में अराउंड 5300 डैम्स है, तो उनके सबके रेगुलेशन इसके एक्ट के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे फाइन भी इम्पोज किए जाएंगे, जहाँ पे ये सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जाए उन पे फाइन भी लगाया जाए, ये भी प्रपोजल हो सकते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट लेवल बॉडीज बनाई जाएगी इनको रेगुलेट करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स भी है जो केसेस हुए जहाँ पे डैम्स की वजह से इश्यूज है, तो जैसे केरल और तमिलनाडु के कंसर्न्स है। मुल्लापेरियार डैम, तो ये मुल्लापेरियार डैम जो पेरियार रिवर पे है, इसका हाइट इंक्रीज करने की वजह से केरला को डर है कि वो उनको अफेक्ट करेगा, तो तमिलनाडु केरला के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। फिर चेन्नई फ्लड्स जो है, चेन्नई फ्लड्स 2015 में हुए थे, वो ऑफकोर्स हैवी रेनफॉल की वजह से हुए थे, विंटर रेन्स जो थी मतलब तब हुए थे, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा हो गया क्योंकि काफी सारा पानी रिलीज हुआ चेम्बराबक्कम डैम की वजह से। तो ये अदिया रिवर में पानी जब रिलीज हुआ उसकी वजह से चेन्नई फ्लड्स और इनका प्रॉब्लम बढ़ गया। तो वही है। फिर ये लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बियास रिवर पे, तो यहाँ पे जब रिलीज किया गया वाटर, अनशेड्यूल्ड वाटर रिलीज किया गया, मतलब शेड्यूल में नहीं था और वाटर रिलीज किया, जिसकी वजह से यहाँ 25 स्टूडेंट्स ड्राउन हो गए, डूब गए। फिर ये और एक इंसिडेंट है, मेजर इंसिडेंट 1979 का, जब मच्छू डैम जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, यहाँ पे ये डैम फेलियर की वजह से 25,000 लोगों की मौत हो गई। तो वही है, इसलिए सेफ्टी रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। और सेफ्टी क्राइटेरिया जैसे मेजरली है वो है कि स्पिलवे इंक्रीज किया जाए। तो स्पिलवे जो होता है वो डिजाइन स्ट्रक्चर होता है ऐसे कि वाटर ज्यादा बिल्डअप ना हो, वो सेपरेट आउट हो जाए। तो ये स्पिलवे डिजाइन स्ट्रक्चर लाना जरूरी है, इंक्रीज करना जरूरी है। और ओवर टॉपिंग प्रिवेंट करना, मतलब डैम ओवरफ्लो होता है तो इतना ओवर टॉप ना हो, बिल्डअप ना हो, वही है। तो यहाँ ओवर टॉपिंग प्रिवेंट करने के लिए प्रोविजंस लिए जाए। तो ये सारे नॉर्म्स लाई जाएगी, सेफ्टी क्राइटेरिया लाई जाएगी ताकि डैम सेफ रहे। फिर अगला न्यूज आइटम है, जेटली स्ट्रांगली डिफेंड्स पैन आधार लिंक। तो पैन कार्ड अभी मैंडेटरी किया गया है, सॉरी आधार अभी मैंडेटरी किया गया है फॉर पैन। तो पैन और आधार लिंक करना जरूरी है व्हेन यू फाइलिंग आईटी रिटर्न्स और इशूइंग, अगर आप इशू करवा रहे हो पैन कार्ड या आईटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हो। तो ये जो हमने कल ही डिस्कस किया न्यूज में, तो इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है क्योंकि आधार सारी स्कीम्स के लिए अब लिंक किया जा रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको डिफेंड कर रहे हैं कि आईटी रिटर्न्स के लिए पैन कार्ड के लिए आधार लिंक जरूरी है, क्योंकि इससे जो मल्टीपल पैन कार्ड होते हैं लोगों के पास, तो वो ये यूज करते हैं टैक्स इवेजन के लिए, तो वो सब नहीं होगा क्योंकि आधार लिंकेज जो है तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है इसमें, तो वो डुप्लीकेशन नहीं हो सकता उसमें। तो इसीलिए वो कह रहे कि ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दिस इज हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन। तो वो कह रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, काफी सारी जो स्कीम्स है ये सारी, इनके लिए आधार अब मैंडेटरी किया जा रहा है धीरे धीरे करके। अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट समन्स 9 चीफ सेक्रेटरीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने समन किया अब 9 चीफ सेक्रेटरीज को। चीफ सेक्रेटरीज इज हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक स्टेट में। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनको मतलब बुलाया गया है कि ये ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। तो यहाँ पे एक्चुअली पिटिशन फाइल किया ये एनजीओ स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो रिलीफ मेजर्स मांग रहे हैं फार्मर्स के लिए ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स में। तो वही वो क्वेश्चन कर रहे, जब ये एक्ट है 2013 में जब का ये जो एक्ट है उसको अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इसके अंदर स्टेट फूड कमीशंस बनाना मैंडेटरी है, तो वो नहीं बनाए गए हैं। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स होने चाहिए, अपॉइंट करने चाहिए, या एटलीस्ट कोई ऑफिसर को डेजिग्नेट करना चाहिए ऐसे, वो भी नहीं किया गया है। इसके अंदर सोशल ऑडिट करने के प्रोविजंस है, तो वो सुप्रीम कोर्ट वो भी क्वेश्चन कर रही है कि क्या सोशल ऑडिट्स किए गए फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, तो स्टेप्स क्यों नहीं लिए जा रहे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट वही है कि ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में फूड ही मेनली एक सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है। हाईली सब्सिडाइज रेट पे हमने कई बार देखा है फूड सिक्योरिटी एक्ट भी, राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल्स प्राइस एट सब्सिडाइज प्राइस जो है 3, 2 और 1 रुपीज पर केजी। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है फिर यहाँ पे लोगों को, उसके लिए क्वेश्चन की जा रही है कि एक्ट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, चाइना रीचेज आउट टू वेस्ट एशिया। तो चाइना के वेस्ट एशियन नेशंस के साथ रिलेशन यहाँ डिस्कस किया गया है। तो इजराइल के साथ अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया था यहाँ, तो वो कह रहे कि ये दोनों कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अब। तो ये चाइना चाहती है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी में एडवांसेस है
वो यूज कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग हब तो चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग है, उसको अब वो चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री 4 मॉडल को परस्यू करे। तो इंडस्ट्री 4 मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का 4th स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब स्टीम इंजन आई। सेकेंड स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है जब असेंबली लाइन से प्रोडक्शन शुरू हुआ, कि आप असेंबली लाइन में सब एक के पीछे एक, जैसे आप देखते हैं इन फैक्ट्रीज में कैसे काम होता है, तो वो मशीन असेंबली लाइन में फंक्शन करती है, तो वो एक के बाद एक स्टेप्स सारे मास प्रोडक्शन के लिए वो काफी हेल्पफुल होता है। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकेंड फेज माना जाता है। थर्ड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन से। अब जो फोर्थ फेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो है कि सारे मशीन्स भी इंटरकनेक्टेड रहे वाईफाई के थ्रू एक्सेट्रा, और वो साथ में मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली फंक्शन कर सके। तो साइबर कनेक्शन, ऐसे साइबर फिजिक्स कहते हैं उसको। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का 4th स्टेज जो है, इंडस्ट्री 4.0 मॉडल, ये चाइना भी परस्यू करना चाहती है। तो उसमें वो इजराइल का असिस्टेंस ले सकती है। इवन इजराइल ने ये भी कहा है कि वो शायद पार्टिसिपेट करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी। तो चाइना का ये पेट प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, तो ये इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, पर इजराइल कह रही है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे इजराइल चाइना के रिलेशन के बारे में है। फिर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और इजराइल राइवल से, सऊदी अरेबिया, ईरान और सीरिया राइवल से, पर चाइना सबके साथ एंगेज कर रही है। तो वही ये बैलेंसिंग एक्ट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फिर चाइना के लिए, वो भी मेंशन किया गया है। सऊदी अरेबिया के साथ ये रिलेशन है कि सऊदी विजन 2030 प्लान है। तो ये प्लान इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजन 2030 में सऊदी अरेबिया अब चाहती है कि वो अपना ऑयल पे डिपेंडेंस कम करे, क्योंकि मेजरली उनकी इकोनॉमी ऑयल सेल की वजह से चलती है। और ऑयल अभी हमने देखा ऑयल प्राइसेस काफी कम हो गए, शेल गैस वगैरह डेवलप किया गया है बाय यूएस एक्सेट्रा। तो जब ऑयल डिमांड कम हो जाएगी तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, अगर वो सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वही है, वो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहते, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं, वो विजन 2030 प्लान सऊदी अरेबिया का यही है कि वो बाकी सब फैक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म में भी डेवलप हो। तो इसीलिए चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड लीडर है। तो वही चाइना सऊदी के रिलेशंस भी है, चाइना से वो इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाइना करे सऊदी अरेबिया में। तो ये सारे उनके एंगेजमेंट्स हैं। फिर ईरान के साथ भी चाइना रिलेशन है, जो एक्चुअली सऊदी अरेबिया का राइवल है। फिर सीरिया, वो भी राइवल है। तो ये शिया रेजिम्स है। तो यहाँ सीरिया में रेजिम चेंज जो कराना चाहते हैं वेस्टर्न पावर्स, तो सऊदी अरेबिया, यूएस यहाँ साथ में है। तो वो चाहते हैं बशर अल असद रेजिम जो है सीरिया में वो वहां से हट जाए, पर रशिया और चाइना उनको सपोर्ट करते हैं, बशर अल असद को। तो वही ये सीरिया में भी चाइना के एंगेजमेंट्स है। तो सारों को उनको बैलेंस करके आगे बढ़ना है, उसके बारे में ये आर्टिकल है एक्चुअली। फिर अगला न्यूज आइटम है बैंक्रप्सी बोर्ड स्पेल्स आउट एलिजिबिलिटी। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई बनाया गया है। इसको अक्टूबर 2016 में एस्टेब्लिश किया गया अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये लोकसभा ने अभी रिसेंटली जो पास किया था पार्लियामेंट ने। तो इस बोर्ड मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को ओवरसी करेगी, उनको रेगुलेट करेगी। तो जो एंटिटीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वगैरह जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे और जो उनको रेगुलेशन होगा वो इनके थ्रू होगा। तो ये न्यूज अभी फिलहाल ये है कि इन्होंने अपना पहला ऑर्डर इधर पास किया। तो उस पहले ऑर्डर में इन्होंने ये अनाउंस पास किया है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन था एक इंडिविजुअल का, वो उन्होंने रिजेक्ट किया है। उसका रीजन ये है कि वो एम्प्लॉयड है विथ वन ऑफ दी सो कॉल्ड बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स। तो वो वर्क करते हैं उनके साथ, तो कैसे भी तरह का एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। तो वही वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, के रेगुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या एक्सपेक्टेड है उनसे, मतलब जिनको रजिस्टर होना है ऐसे, उनको अपना सेपरेट सब्सिडियरी बनाना पड़ेगा विद डेडिकेटेड रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी वर्क। तो वो यहाँ से क्लियर होता है। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो होती है, मतलब जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, वो प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये इंडिविजुअल कंपनीज है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, जो भी इनके पास स्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए वो इनके सामने आएंगे, तो उनका रेजोल्यूशन या सिंपल प्रोसेस से किया जा सके, उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये अपने केसेस 2 ट्राइब्यूनल्स के थ्रू हैंडल करेगी, एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। फिर अगला न्यूज आइटम है
8 ट्राइब्यूनल्स फेस एक्स अमिड डाउनसाइजिंग। तो ये ट्राइब्यूनल होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है इनका, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे और एक्चुअली ये जुडिशियल फंक्शन करे, तो वो ब्लेंड है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्लेंड है, मतलब एजुडिकेशन हो रहा है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है, पर जजेस नहीं हो, तो वो ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो ये और एक जो न्यूज है ये भी ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो ये 8 ट्राइब्यूनल्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है इनको वाइंड अप किया जाएगा, मतलब बंद किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किया फाइनेंस बिल में और ये पास भी कर दिया गया लोकसभा के थ्रू। तो ये मतलब इनको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, मतलब जो ट्राइब्यूनल्स बंद हो रहे हैं उनका काम दूसरे रिलेटेड ट्राइब्यूनल को हैंड ओवर किया गया है, तो डाउन साइजिंग किया गया है। कौन सा ट्राइब्यूनल बंद हुआ, किसको उनके वर्क ट्रांसफर हुआ है, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, कोई ऐसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे, बट जस्ट द फैक्ट किया गया वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है मार्स में हैव हैड रिंग्स दैट इट कैन पॉसिबली रीगेन। तो ये रिंग्स जो है हम जनरली इसको एसोसिएट करते हैं सैटर्न से, तो सैटर्न के रिंग्स है, तो रिंग्स एक्चुअली होते हैं डेब्रिस, मतलब के जो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो मार्स के भी रिंग्स थे, ऐसा ये प्रपोज किया जा रहा है, और ये अब फिर से मार्स पे रिंग्स आ सकते हैं। तो थियोरी ये है यहाँ पे कि मार्स को एक एस्ट्रॉइड ने अटैक किया था, तो एस्ट्रॉइड के इफेक्ट की वजह से यहाँ से काफी डेब्री मार्स से निकला जो उसके अराउंड रिंग की तरह बन गया। तो ये डेब्री फिर वो रिंग की तरह रिवॉल्व करते हैं इनके अराउंड, और ग्रेजुअली ये थोड़े थोड़े दूर होते गए, और ये दूर होते होते क्लम्प भी होते गए, और ये एक मून बन गए। तो मार्स का मून जैसे है, तो ये एक मून है। और अब ये मून्स जो है मार्स के, अब ये मतलब है फैक्ट है कि ये मून्स मार्स के पास आ रहे हैं, तो उनको पुल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये मून्स पास आ रहे हैं। तो ये मतलब एक थ्योरी है। तो फोबोस भी जैसे मार्स का मून है, ये फैक्ट है कि ये उनकी इट्स गेटिंग क्लोजर टू मार्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये जैसे होते जाएगा तो एक रोश लिमिट आ जाएगी। रोश लिमिट क्या होता है कि जब प्लैनेट का टाइडल फोर्सेस भी स्ट्रांग हो जाते हैं, जो प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट मतलब पुल हो रहा है, तो ये जब टाइडल फोर्स भी इतना क्लोज आ जाता है कि टाइडल फोर्स भी इम्पैक्ट करेंगे, तो ये जो मून होगा वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाने की वजह से सब डेब्री जो उड़ेगा वो फिर से उस मार्स के अराउंड रिंग बन जाएगी, और ग्रेजुअली जैसे पहले हुआ था ये डेब्री अक्यूमुलेट होके फिर से मून बनेगी। तो ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे ये थ्योरी प्रपोज कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है अ कैंपेन टू रिस्टोर प्लूटो टू प्लैनेट क्लब। तो प्लूटो को डिमोट किया गया, अभी ये ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लैनेट नहीं है। तो ये डिसीजन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने लिया था। तो ये डिसीजन को अब फिर से चेंज करने के लिए प्रपोजल आ रहा है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू नो कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, क्यों प्लूटो को डिमोट किया गया, वो जरूरी है। तो बाकी भी प्लैनेट है जिनको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला गया है, तो क्यूपर बेल्ट जो है, तो ये प्लूटो और नो 9th प्लैनेट है, उसके बियॉन्ड जो रीजन है उसको क्यूपर बेल्ट रीजन यहाँ कहा जाता है, वो थोड़ा बेल्ट है उसको। तो यहाँ पे भी और भी जो उनके प्लूटो के साथ है उनको भी ड्वार्फ प्लैनेट स्टेटस दिया गया है। एस्टेरॉइड जो है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट भी है, एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स है, तो गैस जायंट्स जो कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, तो ये मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये जोवियन प्लैनेट्स है। तो इन मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जहाँ पे काफी सारे एस्टेरॉइड्स है, तो उसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है सीरीज, उसको भी ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस दिया गया है। तो ये डेफिनेशन आया है सामने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिफाइन किया कि प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या होगा और ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होगा। तो प्लैनेट्स के डेफिनेशन के लिए 3 पॉइंट्स है और तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ड्वार्फ प्लैनेट्स के लिए अगर पहली 2 सेटिस्फाई होती है, तीसरी नहीं सेटिस्फाई होती है, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट होगा। ये है। तो प्लैनेट मतलब सन को ऑर्बिट करना चाहिए डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मतलब जैसे सैटेलाइट्स होते हैं, तो मून है, तो मून अर्थ के अराउंड घूमता है, तो अर्थ अर्थ मून के अराउंड, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, मतलब कि मून भी एक्चुअली घूम रहा है पर इनडायरेक्टली। तो वही है, तो ऑर्बिट्स अराउंड द सन डायरेक्टली, मतलब सैटेलाइट्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करने के लिए ये डेफिनेशन है। मासिव इनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ओन ग्रेविटी, मतलब कि इतना मासिव होना चाहिए, मतलब कि ग्रेविटी जो होती है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगी। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पुल हो के एक राउंड शेप लेते हैं। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है सेलेस्टियल बॉडीज, ये छोटे साइज के, छोटा मास है इसका, तो वो अनइवन है।
तो अगर मास ज्यादा होता है तो वो राउंड हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इन ऑल डायरेक्शंस की वजह से वो राउंड शेप, स्फेरिकल शेप आ जाता है। तो सीरीज जो है वो एक्चुअली राउंड शेप का एस्टेरॉइड है। तो वही है, तो मासिव इनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ओन ग्रेविटी, ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा है हैज क्लियर द स्मॉलर बॉडीज फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, तो वो कहते हैं क्लियरिंग इट्स नेबरहुड। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये प्लूटो सेटिस्फाई नहीं करता, और बाकी भी तो उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स माना जाता है, जो फर्स्ट दो पॉइंट्स ही सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, क्लियर द स्मॉलर ऑर्बिट्स, स्मॉलर बॉडीज फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, क्लियरिंग इट्स नेबरहुड जैसे इसको कहा जाता है। मतलब प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल और वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है उस रीजन में इतना डोमिनेंट होना चाहिए अपने ऑर्बिट में कि वो बाकी सारे जो प्लैनेट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनको वो या तो अपने साथ ले ले, अपना सैटेलाइट बना ले, या तो वो दूर चले जाए। तो इतना उनका इफेक्ट होना चाहिए, मतलब वो अलोन ही होने चाहिए उस ऑर्बिट में, उनके अराउंड नो क्लैशिंग ऑर्बिट्स और किसी की ना हो। तो वो होता है क्लियरिंग इट्स नेबरहुड। तो वो पॉइंट प्लूटो नहीं सेटिस्फाई करता, इसीलिए उसको डिमोट किया गया। फिर लास्ट न्यूज आइटम है 25% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस इन इंडिया। तो टीबी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, इंडिया के पास सबसे ज्यादा टीबी केसेस है, 25% ग्लोबल के टीबी केसेस वर्ल्ड के इंडिया में है। और ये जो स्टडी है इसमें ये सामने आया है कि टीबी अर्बन इंडिविजुअल्स को जो अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है इंडिया में, वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा अर्बन में लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं टीबी से हर साल, और रूरल एरियाज में इससे कम है। लेकिन अर्बन एरियाज में उनका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है कम, और लेकिन रूरल एरियाज में ज्यादा। तो ये एग्जांपल जैसे दिया गया कि अगर अर्बन एरियाज में टीबी केस होगा तो वो ऑन एन एवरेज 12 लोगों को अफेक्ट करेगा एक साल में, और रूरल एरियाज में ये ऑन एन एवरेज 4 लोगों को अफेक्ट करेगा पर ईयर। लेकिन ये इन्फेक्शन जो होगा वो एक साल तक अर्बन एरिया में चलेगा, और ये इन्फेक्शन रूरल एरियाज में ओवर 2 इयर्स चलता है, 2 साल तक चलेगा। तो वही है, मतलब दोनों रीजन्स में इन्फेक्शन प्रोपोर्शन अलग है, और इवन कितने टाइम तक ये चलता है अलग है, इसलिए अलग स्ट्रेटेजीज चाहिए कि टीबी को कैसे टैकल किया जाए अर्बन और रूरल एरियाज में। तो वो ये स्टडी का सिग्निफिकेंस है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।